आजच्या कार्यक्रमाच्या वक्त्या आदरणीय चित्राताई कडू ह्या नागपूर विद्यापीठा मधून त्यांनी मानसशास्त्रावर पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं आहे. त्याचप्रमाणे त्या एम.फिल झाल्या आहेत. फिलॉसॉफी हा त्यांचा विषय, जनरल फिलॉसॉफी मध्ये त्यांनी एम.फिल केलं. त्याच्यानंतर त्या नॅचरोपॅथीचा त्यांनी डिप्लोमा केलाय. त्याचबरोबर योगा थेरपीचा कोर्स केलाय त्यांनी. आणि हे तर कोर्सेस हे नावासाठी केले आहेत असं म्हणायला काही हरकत नाही, पण त्यांचं व्यक्तिमत्व त्याच्याही पलीकडे आहे. तर त्यांनी या विषयावरचा ज्यांचा अभ्यास अतिशय दांडगा आहे आणि त्यांनी एनरिच माय हेल्थ ही एक संस्था सुरू केली आहे आणि त्या मार्फत त्या अनेक लोकांना, म्हणजे जे दुर्बल मनस्क आहेत किंवा अतिशय समस्यानं ग्रसित आहेत, ज्या मानसिक लेवलवरच्या समस्यानं, अशा लोकांना त्या मार्गदर्शन करतात, त्यांचं काउन्सिलिंग करतात आणि त्याचप्रमाणे त्यांच्या उपचाराबद्दल त्यांना सांगतात. तर ह्या चित्रा कडू आमच्या योग वर्गात, आमच्या साधने वर्गाच्या वर्गाला ऍडमिनिस्ट्रेटर आहेत असं म्हटलं तरी चालेल. त्या सुचारू रूपाने आमचा वर्ग चालवतात. तर त्यांना आजच्या कार्यक्रमाबद्दल खूप खूप शुभेच्छा. आणि त्यांनी मी जास्ती पाल्हाळ न लावता त्यांना जास्तीत जास्त वेळ मिळावा या दृष्टीनं मी विनंती करतो की त्यांनी आपला कार्यक्रम सुरू करावा. धन्यवाद काका, तुमचा आशीर्वाद असाच असू दे आमच्या पाठीशी. बस, थँक्यू. मैं स्क्रीन शेयर करते हैं। हरिओम सबको। सबसे पहले मैं अभी यहाँ पे सभी जो साधक यो इस सेशन में ज्वाइन हुए हैं उन सभी को मैं मन से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ये देखिए एनर्जी कैसे काम करती है। मैं सब सोच ही रही थी कि ठोकर सर से मिलने का चांस कैसे मिलेगा, तो ये सेशन है, ठोकर सर भी ज्वाइन हुए, उनके लिए मैं बहुत बहुत मन से उनका धन्यवाद करती हूँ। भांडेबुचे सर, सेलोकर सर, माटे सर, इन सभी का मैं सच में मन से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ पे इनविटेशन दिया और यहाँ इस ग्रुप में ज्वाइन होने का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। तो चलो मैं अभी थोड़ा सा परिचय तो नरेश काका ने मेरा दे ही दिया है, सिर्फ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। मैं प्रॉपर नागपुर से हूँ। नागपुर में मैंने मेरा पूरा एजुकेशन लिया। उसके बाद में एजुकेशन आगे की मुझे रिसर्च फील्ड में काम करना था, इसलिए मैंने पूना में 7 से 8 साल पूना में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपना काम किया। और फिर मुझे निम्हांस, बैंगलोर में निम्हांस एक मेंटल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मुझे एक्चुअली काम करना था मेरे करियर ग्रोथ के लिए। तो मैं यहाँ पे आई और 2017 से मैं यहाँ पे एज अ रिसर्च स्टाफ करके काम करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, मेरा हमेशा ही नेचुरोपैथी, योगा, होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच, इसमें मेरा इंटरेस्ट हमेशा था। इसलिए मैंने 2014 में हमारा खुद का एक होलिस्टिक हेल्थ सेंटर शुरू किया और उसके माध्यम से हम अपने जो भी क्लाइंट है, पेशेंट्स है, उनको कंप्लीट होलिस्टिक वे से कैसे ट्रीटमेंट मिले और वो खुद के डॉक्टर कैसे बने। जैसे ठोकर सर ने कहा है कि हम ही खुद के डॉक्टर बन सकते हैं, तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे फॉलो करते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स को अच्छे तरीके से हम ट्रीटमेंट दे पाते हैं और उनकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ाते हैं। इसका हमें बहुत समाधान। तो चलो हम अब आगे के सेशंस के लिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मेरा टॉपिक है संपूर्ण स्वास्थ्य क्या है और संपूर्ण स्वास्थ्य के पैरामीटर्स क्या है और कैसे होलिस्टिक दृष्टिकोण की मदद से हम अपने सभी प्रॉब्लम्स के, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, साइकोलॉजिकल हो, फिजिकल हो, इवन स्पिरिचुअल हो, उसी सभी प्रॉब्लम्स पे हम खुद ही कैसे छुटकारा पा सकते हैं।
तो ये जब सेशन मैं डिसाइड कर रही थी कि मेरा टॉपिक क्या होगा, क्योंकि ये इस दादा साहेब पिचकुले योगा वर्ग में मैं पहली बार ये लेक्चर दे रही थी। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ऐसा कुछ टॉपिक हो जो सबके लिए कॉमन और इंटरेस्टिंग और यूजफुल रहे, इसीलिए मैंने हेल्थ पे टॉपिक ये डिसाइड किया। दूसरा था कि जैसे हमारे इंस्टीट्यूट का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मोटो है कि हमें समाज में एक नया पर्सपेक्टिव देना है, जो जिसमें हम उनको समझाते हैं कि हम ही अपने प्रॉब्लम्स के रीजन है और हम ही, हमारे पास ही सॉल्यूशन है, हमें सिर्फ इन्वर्ट होना है। तो इसीलिए फिर मैंने ये टॉपिक लिया। और लास्टली यहाँ पे योगा साधना में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और हम सभी लोग यहाँ पे क्यों जुड़े हैं, क्योंकि हमें एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, हमें अपने लाइफ में हेल्दी हैप्पीनेस चाहिए। अगर ये टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इस टॉपिक से अगर कुछ अवेयरनेस सोसाइटी में क्रिएट होता है, अपने योगा ग्रुप के जो साधक वर्ग है उनमें क्रिएट होता है, तो वो लोग अपने कंप्लीट हेल्थ पे वो ध्यान दे पाएंगे और उसका फायदा उन सबको हो पाएगा। तो चलो नेक्स्ट है कि इस सेशन में एग्जैक्टली हम सीखने क्या वाले हैं। तो पहले हम सीखेंगे कि होलिस्टिक स्वास्थ्य क्या है और उसके जो मल्टीपल डायमेंशंस है वो भी हम यहाँ पे समझ के लेंगे। दूसरा है अपनी बॉडी माइंड सोल कैसे कनेक्टेड है। फिर है साइकोसोमैटिक कंसेप्ट क्या है। उसके बाद है क्वालिटी लाइफ, हम लोग सभी बोलते हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, एग्जैक्टली क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है और वो अपनी लाइफ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट भी है, वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। दूसरा उसके बाद है अपनी हेल्थ की तरफ देखने का एक नजरिया हमें चेंज करना है, क्योंकि हमने जैसे बोला है कि हमें फर्स्ट स्टार्ट अपने से करना है। तो एक नजरिया अगर हम यहाँ से सीख लेंगे तो शायद से हम अपनी तो लाइफ अच्छी कर ही लेंगे, दूसरों की लाइफ में भी अच्छा कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये सब जो डायमेंशंस हम आगे सीखने वाले हैं वो कैसे इंटरलिंक है। और उसके बाद देखते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कितना इम्पोर्टेंस दिया है बाकी भी एस्पेक्ट्स को, लाइफ के जो भी बाकी एस्पेक्ट्स है जो हम सीखने वाले हैं उसका इम्पोर्टेंस WHO को भी उतना ही पता है और उन्होंने उसको कंसीडर किया है। उसके बाद देखेंगे कि एग्जैक्ट फिजिकल हेल्थ क्या रहती है, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ क्या रहती है। और ये सब तो हम सीख लिए हैं, पर उस जब हम बोलते हैं कि फिजिकल हेल्थ में फिजिकली बहुत स्वस्थ हूँ, तो वो कैसे हम मेजर कर पाएंगे कि हम फिजिकली स्वस्थ है, मेंटली स्वस्थ है, सोशली हमारा अच्छा चल रहा है और स्पिरिचुअली भी हम हेल्थी है। उसके बाद देखते हैं कि प्रॉब्लम तो अपने सबके लाइफ में रहेंगे, पर क्या वहाँ कहीं पे एक ऐसा अप्रोच है जिससे हम अपने पूरे प्रॉब्लम्स का एक होलिस्टिक अप्रोच से हम उस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएंगे। और लास्टली ब्रीफली में हमारा एग्जैक्ट इनरिच माई हेल्थ सेंटर क्या है, हमारी टीम क्या क्या काम करती है और हम कैसे अपने पेशेंट्स को हेल्थी वे से उनकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो अभी देखते हैं होलिस्टिक स्वास्थ्य क्या है। तो यहाँ पे होलिस्टिक स्वास्थ्य यह एक अप्रोच है। यहाँ पे जैसे डायग्राम में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे हम है, सेंटर में हम है। हमारे लाइफ में अगर हम शांति से देखते हैं तो हमारी लाइफ में सिर्फ फिजिकल हेल्थ मायने नहीं रखती, उसके साथ बहुत सारे डायमेंशंस रहते हैं, वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। और यही है होलिस्टिक स्वास्थ्य एक्चुअली। हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो कहीं तो भी हम लूप होल क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अपने लाइफ के अदर डायमेंशंस भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं अदर डायमेंशंस क्या है। जैसे हम पहले देखेंगे फिजिकल वेलनेस, ठीक है। अगर हम अच्छे से डाइट मेंटेन कर रहे हैं, हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं, हमें अच्छी नींद आती है, हम अच्छे से हमारी एनर्जी लेवल अगर नॉर्मल हम दिन भर टिका पाते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी फिजिकल वेलनेस हमारे पास बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल वेलनेस। सी बहुत सारे लोग जैसे हमें पता है कि हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड एयर मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अपने सराउंडिंग का जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा रहना चाहिए, तो वो भी उतना ही मैटर करता है। इसीलिए इन्वायरमेंटल वेलनेस भी उतना ही अपने लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल वेलनेस। जैसे नरेश काका हमेशा बोलते हैं कि फाइनेंस, पैसा भी एक एनर्जी है। अगर वो अपने लाइफ में बैलेंस रहे, अपने जो भी नीड्स है वो हम फुलफिल कर पाएंगे, तो हमारे लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन आता है। उसके बाद भी साइकोलॉजिकली ये बहुत इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हमारी जो फ्यूचर सिक्योरिटी रहती है
उसके लिए भी अपना फाइनेंशियल वेलनेस वो प्रायोरिटी पे नहीं है, पर वो होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है अगर हम कंप्लीट हेल्थ का अगर हमें कंप्लीट हेल्थ अगर रखनी है तो। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल वेलनेस। तो यहाँ पे जैसे सब लोग काम करते हैं दिन भर, हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने जॉब में जाता है। कोई फार्मिंग करता है, कोई प्लम्बिंग करता है, कोई हर एक का एरिया अलग है, कोई जॉब करता है, कोई टीचर है, कोई तो वो ज्यादा से ज्यादा टाइम हम उस फील्ड में काम करते हैं। तो अगर वो अपने इच्छा का हो, जिसमें हमें इंटरेस्ट है और वो काम करने में हमें बिल्कुल भी थकावट अगर नहीं होती और हम एनर्जी के साथ और इंटरेस्ट के साथ वो काम करते हैं, तो उस टाइम पे ऑक्यूपेशनल वेलनेस भी हमारे लाइफ की क्वालिटी बढ़ाने में बहुत ही इम्पैक्ट करता है। अभी है सोशल वेलनेस। सोशल वेलनेस, हम सोशल प्राणी हैं, हमारी फैमिली है, हमारे सोशल नेटवर्किंग है। तो अगर हम वो स्किल सीख पाते हैं कि अपने फैमिली के साथ कैसे कैसे हम अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए, और सोशली भी हम अपने जो कोवर्कर है उन सबके साथ अगर अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हैं, तो हमें एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस मिलता है, अलग टाइप का एक क्वालिटी का हैप्पीनेस वाली फीलिंग रहती है, और हम अच्छे से सबके साथ घुल मिल के और शांति से और प्यार से रहते हैं। इसीलिए सोशल वेलनेस भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। यहाँ पे जितने भी डायमेंशन आपने बोले, एक भी डायमेंशन ऐसा नहीं है उसको हम निग्लेक्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे मेरा यही एक उद्देश्य है कि हमें जब भी हम खुद के हेल्थ के बारे में सोचे, पहले तो खुद ये सब डायमेंशन पे एक कागज पेन लेके लिखे कि इस डायमेंशन पे कौन सा डायमेंशन मेरा वीक हो रहा है, या फिर कौन से डायमेंशन पे मुझे बैलेंस करने की जरूरत है। उसके बाद आता है अपना इमोशनल वेलनेस। इमोशनल वेलनेस हम दिन भर में बहुत सारी चीजें करते हैं, डील करते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स अपनी लाइफ में आते हैं। खुद के साथ खुद के साथ हम कैसे बिहेव कर रहे हैं और दूसरों के साथ भी कैसे बिहेव करें, इसका अगर बैलेंस हो जाता है, हमें इमोशनल वेलनेस मिली और है हम में, ये हम बोल पाते हैं। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल वेलनेस। जैसे कि भगवान की लीला, उसका सिस्टम ही इतने अच्छे से उन्होंने बनाया है। हर एक पर्सन यूनिक है, हर एक पर्सन में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, कुछ ना कुछ स्किल्स, क्रिएटिविटी दी है। जैसे कि क्रिएटिविटी ये जो रहती है ना, ये ऐसे नहीं है कि ये स्किल है, वो एक्चुअली अपने अंदर ईश्वर का एग्जिस्टेंस रहता है। तो अगर हम वो क्रिएटिविटी को स्कोप देते हैं, वो क्रिएटिविटी को हम एक्सपांड करते हैं, तो हमें वो इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन, इंटेलेक्चुअल कंप्लीटनेस हमें मिलता है, और हम उस एनर्जी के साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। और लास्टली आता है अपना स्पिरिचुअल वेलनेस। स्पिरिचुअल वेलनेस ये निग्लेक्ट करने जैसी बिल्कुल बात नहीं है। और जो भी लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी तो सिर्फ एक एज के बाद, जब ओल्ड एज हो जाते हैं उसके बाद ही हमें उसका नॉलेज गेन करने में इंटरेस्ट लेना चाहिए या फिर उस पर काम करना चाहिए, बट दिस इज कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड एक्चुअली। स्पिरिचुअलिटी जब हम पैदा होते हैं तो मरने तक, उसके बाद भी सभी जगह पे सिर्फ ही स्पिरिचुअलिटी का एग्जिस्टेंस है। और अगर हम जितना जल्दी स्पिरिचुअलिटी समझ लेंगे, उतने जल्दी अपने लाइफ का पर्पस क्या है उसका सेंस हमें हो जाएगा, अपने लाइफ का मीनिंग क्या है वो हमें समझेगा। तो ये है सब अपना होलिस्टिक स्वास्थ्य। ये जो डायमेंशन है पूरे, उसी को मिला के एक होलिस्टिक अप्रोच क्रिएट होता है। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम बॉडी, माइंड और सोल कैसे कनेक्टेड है। यहाँ पे जैसे डायग्राम में दिखाया है कि एग्जैक्टली बॉडी क्या है। बॉडी जो हम देखते हैं, हमारे ऑर्गन्स है, जो विजिबल बॉडी है हमारी, उसके अंदर सभी ऑर्गन्स रहते हैं, उसमें बहुत सारे सिस्टम्स है। तो ये सब चीजें जो है वो एक्चुअली अपनी बॉडी है, ठीक है, वो दिख रही है। बट ये माइंड क्या है, भगवान की लीला देखिए, हमारी बॉडी तो दिख रही है हमें, पर माइंड जो है वो भी एक एनर्जी का एक स्तर है, एक लेवल है, जिसमें हम थिंकिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं, कुछ भी चॉइस करते हैं, हमारे बिलीफ्स होते हैं, हमारे थॉट्स रहते हैं, हमारे इमोशंस रहते हैं, हमें कभी एंगर आता है, कभी हम खुश रहते हैं, ये जो कभी जॉय होता है, कभी ये जो सब इमोशंस है, लॉजिकल थिंकिंग है, ये सब जो चीजें आती हैं वो माइंड के लेवल पे आती है। पर देखिए कि जो चीज नहीं दिख रही है वो हमें कंट्रोल कर रही है। बॉडी तो खैर एक इंस्ट्रूमेंट है, बट उस इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाला कौन है, तो अपना माइंड है। क्वांटम फिजिक्स में भी वही बताया गया है कि जो भी अपने लाइफ में जो भी हमें दिख रहा है वो सब चीजें
सिर्फ और सिर्फ माइंड के क्रिएशन के कारण ही सब कुछ क्रिएट हो रहा है। और दूसरे डायग्राम में जैसे दिखाया है कि ये सब एनर्जी है, एक्चुअली सभी चीजें, सभी ऑब्जेक्टिव ये एनर्जी से बने। आप हो, मैं हूँ, कोई वस्तु है, या फिर ये एनवायरमेंट है, सभी चीजें एक्चुअली एनर्जी है। तो ये अभी सोल क्या है? तो सोल, सोल का कैरेक्टर ही है, ओरिजिनली सोल हैप्पी है, पीसफुल है, जॉय है, उसके कैरेक्टर मौन है, प्रेम है, शांतता है। तो वो दोनों से बहुत अलग है। सिर्फ वो माइंड और बॉडी चल रही है, बट सोल तो हमेशा ही प्योर है। तो यहाँ पे तो ये तीनों का मिला के अपना कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहाँ पे एक हम कंसेप्ट सीखते हैं, साइकोसोमैटिक कंसेप्ट। तो ग्रीक वर्ड में सोमा मीन्स बॉडी होता है। तो जैसे हमने कहा है, क्वांटम फिजिक्स भी बोलता है कि जो भी अपने लाइफ में क्रिएट हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी भी हमें वही सिखाती है कि अपने माइंड के कारण जो भी चीजें हो रही है वो अपने बॉडी के साथ हो रही है। अपनी बॉडी और माइंड इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड है कि जो भी थॉट हम क्रिएट करते हैं, जो भी फीलिंग हम क्रिएट करते हैं, वैसे अपनी बॉडी रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने ये भी बोला है, ये साइकोसोमैटिक जो कंसेप्ट है उसका मीनिंग यही है कि जितने 80% जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है वो साइकोसोमैटिक है। मीन्स क्या? कि अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने अपना रिएक्शन, अपना बिहेवियर अपने बॉडी को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे बोला है, एंगर अगर अपने बॉडी में रहता है तो हमें हार्ट के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वो एंगर हम रिप्रेस कर रहे हैं, उसको अच्छे से प्रॉपरली चैनलाइज नहीं कर रहे, तो हमें हेडेक स्टार्ट हो जाता है, बाकी क्रॉनिक जो बैक पेन है वो सब स्टार्ट हो जाते हैं। अगर एंजाइटी है तो हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे आप लोग सभी को सभी लोग अवेयर रहते हैं, सिर्फ मैं आपको रिमाइंड कर रही हूँ यहाँ पे कि अपना माइंड प्लीज, इसके बाद भी ये समझ लीजिए कि अवेयरनेस या अलर्ट हम कर रहे हैं खुद को कि अपना माइंड ही अपनी बॉडी पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो जो भी अगर हमें प्रॉब्लम हो रहे हैं तो उसके रीजन अपने माइंड में है। यही कैलकुलेशन अगर हम सोच के चलते हैं तो शायद से हम अपने खुद के प्रॉब्लम्स को अच्छे से रिजॉल्व कर पाएंगे। तो अभी देखते हैं जीवन की गुणवत्ता क्या है। सब जैसे हमने कहा है कि सब लोग एक खुशी वाली लाइफ चाहते हैं, एक सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ चाहते हैं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ से मिले, मेंटल हेल्थ से मिले, स्पिरिचुअल हेल्थ से। हर एक की प्रायोरिटी अलग रहती है, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनके डेस्टिनी के हिसाब से उनका पाथ अलग रहता है। कोई स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे चला जाता है, उसमें उनको समाधान मिलता है। जैसे अपने अभी ठोकर सर, उनके लाइफ का एक अलग पाथ है, इसलिए वो नर्मदा नर्मदा भ्रमण के लिए गए। उनके लाइफ का एक अलग डायमेंशन है, उनके लाइफ का एक अलग पाथ है। उसमें उनको कुछ जो उनके लाइफ में कुछ क्यूरियोसिटी होगी या कुछ क्वेश्चंस होगी, जो भी उनका पाथ है, तो उसमें उनको समाधान मिल रहा है। कोई अगर हो सकता है उनको नॉर्मल जॉब करने में ही खुशी मिले, तो वो प्रेफर करता है। तो हर एक की लाइफ की एक अलग क्वालिटी रहती है, पर मेन पॉइंट है कि उसमें वो सेटिस्फैक्शन और क्लैरिटी और कंप्लीटनेस वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो इसमें जैसे हमने जो भी डायमेंशंस हमने समझे हैं, वही डायमेंशंस यहाँ पे आते हैं। उन सबका मिला के अपने लाइफ का क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ता है। अगर अपने लाइफ में सेटिस्फेक्शन है, अपनी फैमिली से अच्छे रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, सोशली अपनी लाइफ बहुत अच्छी है, हम अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमें जॉब जो है हम उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं और अच्छी अच्छी एनर्जी वहाँ पे देते हैं, अच्छे से लाइफ जीते हैं, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी है, हाइजीन लाइफस्टाइल है। ये सब डायमेंशंस मिला के हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि वो सभी डायमेंशन को हमें कंसिडर करके ही अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम बढ़ा सकते हैं। तो वो डायमेंशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर काम करना हमें बहुत ही जरूरी हो जाता है। सो नाउ यहाँ पे एक कोट है, यू आर द प्रॉब्लम एंड यू आर द सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। जैसे मैं शुरुआत से बोल रही हूँ कि इस सेशन से मुझे खुद को तो रिमाइंड करना ही है, साधक ग्रुप को भी ये समझाना है कि कैसे हम ही अपने प्रॉब्लम्स का रीजन है और कैसे हम ही सोल्यूशन है। तो अभी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको 2 मिनट में बोलना चाहूंगी। दो अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं, और वो लोग एक्चुअली इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छे रहते हैं, वो सोचते हैं, हर एक प्रॉब्लम पे सोचते हैं कैसे सॉल्यूशन निकले। तो एक जो फ्रेंड रहता है उनको फिजिकली बहुत प्रॉब्लम रहती है, उनकी फैमिली में मैक्सिमम लोगों को
फिजिकली प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज, उनको डायबिटीज है, हार्ट अटैक आ चुका है, ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में चलती रहते हैं। और दूसरा जो फ्रेंड रहता है, उनको ना उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनके साथ बहुत रहते हैं, और उनके फैमिली रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं रहते। तो दोनों मिले और दोनों ने मिलके सोचा कि एग्जैक्टली आपको अलग प्रॉब्लम है, मुझे अलग प्रॉब्लम, एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है, एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम के रीजंस क्या हो सकते हैं। तो फिर उनके एरिया में एक साधु जी, गुरु जी आए हुए थे, और लोगों के से उन्होंने बहुत सुना था कि वो सबके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताते, तो वो उनके पास गए। बट जो साधु गुरु जी थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। वो गए दोनों और उन्होंने बोला कि गुरु जी, हमारा हमें ये प्रॉब्लम्स है, हम बहुत सालों से ये प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाह रहे थे, पर हमें प्रॉब्लम का रीजन ही नहीं पता चल रहा है, इसका एग्जैक्टली रीजन क्या है। फिर गुरुजी क्या, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने कुछ नहीं सुना और उन्होंने डायरेक्टली उनको बोल दिया कि यहाँ पे चुपचाप बैठी है, आंखें बंद करके बैठी है, और जब तक मैं आंखें खोलने के लिए ना बोलूं तब तक अगर खोलोगे तो आपके सर पे डंडा पड़ेगा। वो गुरुजी, हर एक पर्सन का एक अलग डील करने का तरीका होता है। ही वाज सो स्ट्रिक्ट। तो उन्होंने क्या, जबरदस्ती उनको बिठा दिया। अभी वो दोनों एकदम भ्रम में पड़ गए कि हम यहाँ पे किस कारण आए थे और हमें क्या करने के लिए बोला जा रहा है। तो फाइनली उनको आंखें बंद करने के लिए बोला। तो अभी उनके मन में बहुत सारे थॉट्स आना स्टार्ट हो गए। वो सोचने लगे कि मैं इस यहाँ पे क्यों आया हूँ, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, किस चीज के लिए आया था, मुझे तो सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, पर ये प्रॉब्लम ही क्रिएट हो रहा है। अगर मैं आंख खोलूंगा तो मुझे सर पे डंडा मिलेगा और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ऐसे सोच, हर एक की सोच अलग अलग चलने लगे। जिनको फिजिकल प्रॉब्लम था वो सोचने लगे मेरे प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन नहीं मिल रहा है फालतू में, और मेरी इंजरी बढ़ जाएंगी अगर मैंने आंखें खोली, तो इस पे सोल्यूशन क्या है। दोनों सोचने लगे, दोनों सोचने लगे। जैसे ही उनकी आंखें बंद होके वो शांति से सोचना स्टार्ट कर दिया, उनका जो इनर वॉइस है, उनका जो इनर गुरु है, उनको स्कोप मिल गया। और जैसे जैसे वो टाइम बीतता गया, उनके जो थॉट्स है वो शांत होते गए। और उन्होंने फिर जैसे ही स्टार्ट किया कि अच्छा मेरे तो ये प्रॉब्लम थे, उन्होंने तो मेरा आंसर दिया नहीं, पर लेट मी गो इनटू माय लाइफ ओनली, लेट्स क्लोज आईज, ऑलरेडी उनकी आंखें क्लोज थी। और वो धीरे धीरे अपने थॉट्स ऑब्जर्व करने लगे, और उनमें वो अवेयरनेस धीरे धीरे आ गया। और उनके जो प्रॉब्लम्स थे उस पर वो सोचना स्टार्ट कर दिया अंतर मन से। वो जो इनर गुरु है ना, वही उनको गाइड करने लगा, और जैसे उन्होंने सॉर्ट करते गए अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। और वो तो गुरुजी थे, वो तो अंतर्यामी थे, उनको समझ में आ गया कि अभी इनको समझ में आ गया है कि उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। और वैसे जैसे उन्होंने उनको बोला कि आंखें खोलिए अभी, और उनको पूछा कि अभी बताइए आपकी प्रॉब्लम का रीजन क्या है और सोल्यूशन कौन है। तो उन्होंने गुरुजी को बहुत धन्यवाद बोला, और उन्होंने बोला कि गुरुजी, हमें समझ में आ गया कि हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन, हमारे प्रॉब्लम का रीजन भी हमारा माइंड है और सोल्यूशन भी हमारा माइंड ही है। तो आशा करती हूँ इस स्टोरी से मुझे मेन जो बात बतानी थी कि हम सेंटर में है। हमारे सभी कारण का, सभी अपनी लाइफ अगर हेल्थी होती है, हैप्पी होती है, तो हम ही रिस्पॉन्सिबल है, हम ही उसके सॉल्यूशन भी निकालने वाले हैं। एक्सटर्नल लोग, सभी लेक्चर्स, ये सभी चीजें हमारा नॉलेज बढ़ाती है, उतना ही इम्पोर्टेंस वो नॉलेज का भी है, बट खुद पे ही हमें इम्प्लीमेंट करना ही हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अप्रोच, जो हमें, मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली मेरे सेशन का ऑब्जेक्टिव वही था कि ये अप्रोच सबके लाइफ में अगर आ जाए तो सबकी लाइफ, जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने खाने पे, हमें शोल्डर्स पे लेते हैं, तो एक अलग सी फीलिंग आती है और हमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि नो, आई विल रिजॉल्व ऑल माई प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट देखते हैं। अभी जैसे WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ का जो डेफिनेशन दिया, what they are saying, health is a dynamic state of complete physical, mental, spiritual and social well-being, and not merely the absence of or disease or infirmity। मीन्स सिर्फ, अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे तो फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इट डजंट मीन, ये मिस अंडरस्टूड, लाइक मिस अंडरस्टूड किया गया कंसेप्ट होगा कि मुझे फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है मीन्स मैं हेल्दी हूँ। नहीं, हमें मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, ये सब डायमेंशन पे भी देखना पड़ेगा कि हम कितना हेल्दी है। तो एग्जैक्टली फिजिकल हेल्दी हूँ मैं, ये सब जो कंसेप्ट रहती है वो एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, अपना एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे। तो फिजिकली हेल्दी हेल्दी मीन्स क्या है, तो एक सेंटेंस में उसका मीनिंग ये है कि अगर
अगर दिन भर के काम में अगर हम अपनी एनर्जी लेवल मेंटेन कर पाते, कितने भी हम दिन भर के काम करें, अगर हम शाम तक रात तक सोने के पहले भी हम एनर्जेटिक फील करते हैं, तो वी कैन से वी आर फिजिकली हेल्दी। ओके, तो उसको कैसे मेंटेन कर पाएंगे? अच्छा, रेगुलर मेडिकल चेकअप करके, बैलेंस डाइट लेके, एक्सरसाइज करके, जो भी व्यसन रहते हैं वो सब अवॉइड करके हम फिजिकली हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाते हैं, तो उससे हम फिजिकली हेल्दी बन जाते हैं। बट डेफिनेशन तो समझ ली कि पर उसके पैरामीटर्स क्या है, कैसे उसको असेस कर एग्जैक्टली। तो मैं खुद ये मानती हूँ कि हर एक पैथी का एग्जिस्टेंस है और हर एक पैथी का एक इम्पोर्टेंस है। फिर वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, क्योंकि हर एक पैथी में कुछ तो भी अच्छा सीखने के लिए मिला है। तो हमें वो अप्रोच लेके हर एक चीज में से क्या अच्छा है वो लेना, क्योंकि वही सिस्टम है, इसीलिए तो भगवान ने सभी चीजों का एग्जिस्टेंस इस यूनिवर्स में रखा है। तो जैसे अभी मेडिकल फील्ड ने भी बहुत बहुत ही सक्सेस मिला है मेडिकल फील्ड को। तो उनके पैरामीटर्स जो है, बीपी, शुगर है, सीटी स्कैन है, एमआरआई रहता है, बहुत सारी चीजें, उनका एक अलग डायमेंशन रहता है असेस करने का पेशेंट को। बट फिर भी एक लेवल ऐसी आ जाती है हमारी कि सभी तो टेस्ट किए, फिर भी हम कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं, हमें क्लियर आंसर नहीं मिलता, क्योंकि हम एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंड है, राइट? हम वो बीपी की मशीन, वो वेट लॉस की मशीन, वो सब सीटी स्कैन, उस सब में डिपेंड है। पर क्यों नहीं हम खुद पे ध्यान देते, क्यों नहीं हम खुद को पूछते हैं कि मैं सच में हेल्दी हूँ क्या? अगर मैं हेल्दी फील कर रहा हूँ तो मैं हेल्दी हूँ, राइट? तो यही नेचर ने हमें सिखाया है। और यहाँ पे हम नेचर का एक जो नेचर हेल्थ बुक है, जो 300 साल पुराना बुक है, उन्होंने यहाँ पे पैरामीटर्स दिए हैं चेक करने के लिए कि फिजिकली हम हेल्दी कैसे रहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने देखिए लिखा है, देह सर्वत्र चौषस्न समता लाघव सुखम शुत तृष्णा गाढ़ निद्रा च मनसोपी प्रसन्नता शरीरे कर्म सामर्थ्य अनालस्य च कर्मसु स्वतः स्वेदो गम काले स्वस्थता लक्ष्यंती ही। तो उन्होंने एक 8 पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हैं। तो पहला पैरामीटर ये है डेली बाउल मूवमेंट। अगर दिन भर में, अगर मॉर्निंग आफ्टरनून कहीं कभी भी दिन भर में अगर हम अपना स्टूल अच्छे से पास कर पाते हैं, किसी भी मेडिसिन के अलावा, किसी भी चीजों, एक्स्ट्रा चीज जो भी न खाते हुए, बिल्कुल प्रेशर न देते हुए, अगर हमारा स्टूल अच्छे से पास हो जाता है, तो हम टिक कर सकते हैं कि ओके नाउ आई एम हेल्दी। और अगर नहीं होता है तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। दूसरा है एक्सेस वेट। यहाँ पे मुझे एक क्लियरिटी हम सभी को देनी है। एक्सेस वेट मीन्स अगर मेरा वेट 70 kg है और अगर मेरे फ्रेंड का वेट 65 kg है, तो मैं बिल्कुल कंपैरिजन करना मेरा गलत होगा, क्योंकि हर एक की पर्सनैलिटी अलग है, हर एक का बोन वेट अलग है, हर एक का मसल्स वेट अलग रहता है। और इसके अलावा भी हर एक का अपनी बॉडी को कैरी करने का जो स्टैमिना रहता है वो अलग होता है। इसीलिए हाँ, हमारी बॉडी ही हमें अगर बताती है इसमें कैसे, अगर मेरे वेट के कारण अगर मैं फिजिकल एक्टिविटी जो भी दिन भर के काम है वो अच्छे से नहीं कैरी कर पा रही हूँ, देन इन दैट केस वी कैन से कि मुझे इस पे काम करना जरूरी है। बट अगर मेरी बॉडी हेल्दी फील हो रही है, मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मेरी बॉडी में हल्कापन में फील करती हूँ, तो इट मीन्स कि आपका वेट आपके बॉडी के हिसाब से बिल्कुल बराबर है। यहाँ पे मैं सॉरी, बहुत लोगों को शायद से ये कंसेप्ट नहीं एग्री करेंगे, पर जो वेट मशीन है उस पे खड़े होकर जो वेट देखने की कंसेप्ट है, उस सब में बिल्कुल भी मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो सस्टेनेबल चीज नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग वो स्ट्रेसफुल लाइफ ही जीते हैं वो वेट मशीन पे खड़े होके। तो खुद को पूछिए, खुद के बॉडी को पूछिए कि मैं कितना लाइट फील करती हूँ, मैं कितना अच्छे से पूरे दिन के काम करती हूँ। उसके बाद है क्लियर स्किन। तो ऑफ कोर्स अपनी स्किन, यह अपनी हेल्थ का मिरर है, एक्चुअली ये आईना है। अगर अपनी स्किन में अगर कोई कभी पिंपल्स आते हैं, कुछ रैशेस होते हैं, कुछ भी अगर स्किन रिलेटेड इश्यूज है, तो हमें अपनी बॉडी पे काम करना बहुत ही जरूरी है। अगर क्लियर स्किन है तो आप समझ सकते हो, आप मान सकते हो कि मेरी फिजिकल हेल्थ अच्छी है। उसके बाद है, हम दिन भर में अगर एनर्जेटिक फील करते हैं, बिल्कुल आलस नहीं आता, कोई भी चीज अगर कोई भी बोल दे कि चलो ये काम हमें करना है, तो इमीडिएटली अगर हम स्टार्ट करते हैं और हम उस मेंटली भी एनर्जेटिक फील करते हैं, तो हम समझ सकते हैं फिजिकली हेल्दी है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हंगर। बहुत सारे लोग टीवी देख के खाना खाते हैं,
वो काम करते हुए खाना खाते हैं, तो वो उनकी बॉडी को वो एक्चुअल में मेन हंगर क्या होती है, बॉडी की हंगर क्या होती है, वो सेंस नहीं कर पाते। बट अगर बोलते हैं ना, वो अपने पेट में ऐसे गुड़गुड़ वाली आवाज है कि अभी मुझे खाना खाना ही है किसी भी हाल में, मुझे इतनी स्ट्रांग भूख लगी, अगर वो स्ट्रांग सेंस अगर हमें होता है, तो हम समझ सकते हैं कि हमें फिजिकली हम हेल्दी हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगर अपने बॉडी में कहीं पे भी अगर हमेशा पेन रहता है, तो हम समझ सकते हैं कि हमें अपनी बॉडी पे अभी काम करना है। अगर पेन नहीं रहता है, तो वी आर लिविंग हेल्दी लाइफ एक्चुअली। और डीप स्लीप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो छोटे बच्चों को पूछना चाहिए कि डीप स्लीप क्या होती है, खेलते कूदते हैं, खाना खाते हैं और बस शांति से सो जाते हैं, अगर हमें शांति वाली नींद आती है, तो वी आर हेल्दी। और लास्ट में है, तो ये सब अगर चीजें होती है अपने रूटीन में, तो हम ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली हम पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में हमेशा आते हैं। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हमारा मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ क्या है। तो मेंटल हेल्थ जो रहता है, वो ब्रीफली मैं समझाने का यहाँ प्रयास करूंगी कि जो दिन भर में चीजें होती है, जो अपने फीलिंग्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, किसी के साथ अच्छा बिहेव होता है, किसी के साथ कोई लोग हमारे साथ अच्छे बिहेव नहीं करते। तो ये जो सब चीजें होती है ना, अगर हम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, अच्छे से खुद को रिजॉल्व कर पा रहे हैं, उसको खुद को शांत कर पा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हम मेंटली हेल्दी है। अगर हम जितने भी अपने दिन भर में अपने जो इमोशंस के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसको मैनेज करना ही मेंटल हेल्थ कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ, जैसे मैंने बोला, सोशल हेल्थ खुद के साथ तो है ही, पर सोशली हम फैमिली के साथ और अपने कोवर्कर है, अपने जो जो भी फ्रेंड्स है, जो भी अपने साथ दिन भर में हम अपने साथ रहते हैं, तो उनके साथ अगर हम अच्छे से अपने रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हैं, तो वी कैन से वी हैव दिस सोशल हेल्थ। बट हाँ, यहाँ पे भी समझ लीजिए, हर चीज के लिमिटेशंस रहते हैं। ये बिल्कुल भी बाउंड नहीं है कि सबके साथ अपना रिलेशन अच्छा हो। बट हाँ, जो लोग हमारे लाइफ में प्रायोरिटी पे है, उनके साथ अपना रिलेशनशिप अगर हम अच्छा मेंटेन कर पाते हैं, तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि हमें सोशली भी हम बैलेंस कर पा रहे हैं। तो अभी मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ हमने देखे हैं, तो उसके भी पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो वो पैरामीटर्स क्या है? ये बहुत ही वास्ट एरिया, बहुत ब्रॉड एरिया है। और जैसे हमने कहा, ये माइंड के लेवल का एरिया, और माइंड को जैसे भगवान ने उसकी सिस्टम बनाई है, इट्स लाइक अनकंट्रोलेबल। तो उस जैसे जितने लोग उतने माइंड उतने थॉट्स। तो ये एरिया बहुत ही ब्रॉड है। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे स्केल्स है, साइकोलॉजी में बहुत सारे स्केल्स है जो मेजर करते हैं अपनी क्वालिटी लाइफ कैसी है, अपनी पर्सनैलिटी कैसे, अपने लाइक अदर फंक्शन साइकोलॉजी में जो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा है, ये सब के लिए बहुत स्केल्स है। पर मैंने ब्रॉडली कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो हमें बोल सकते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी है, मेंटल हेल्थ और सोशल। तो सबसे बड़ा यहाँ पे हमें बहुत अवेयर होने की जरूरत है। तो जैसे हम समझ सकते हैं क्या कि हमारी बॉडी और माइंड अलग है। हमारी बॉडी हमारे माइंड को चला रही है। अगर ये सेंस हम में क्रिएट हो जाता है, तो हम वो मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ के पाथ पर हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। नाउ, हम खुद को समझ पाते हैं क्या? अपनी जो भी फीलिंग्स है, अपने जो थॉट्स है, अपनी जो अप्स एंड डाउन्स अपने अंदर हो रहे हैं, और उसका रिएक्शन अपने एक्सटर्नल सिचुएशन पे भी हो रहा है। अगर ये हम समझ पाते हैं, अगर हम वो रियलाइज कर पाते हैं, तो हम ये भी बोलेंगे कि हम मेंटली स्ट्रांग हो रहे हैं, हम सोशली भी बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद है खुद का तो रिस्पेक्ट हमें करना है। बहुत सारे लोग खुद का भी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे अगर हमें मेंटली हेल्दी होना है, सोशली हेल्दी होना है, तो हमें खुद का तो रिस्पेक्ट करना ही है, सेल्फ लव तो करना ही, हमें दूसरों का भी रिस्पेक्ट उतने ही पैरामीटर से करना है, उतने ही लेवल से करना है। क्या हम सच में कर पाते हैं? क्योंकि आप सोचिए, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति उसका बनाया है, तो हम कैसे सिर्फ खुद का रिस्पेक्ट कर सकते हो, दूसरों का नहीं? ये अगर अवेयरनेस सब में आ जाए, तो हम बोल सकते हैं कि हम मेंटली हेल्दी और सोशली हेल्दी है। यहाँ पे और भी बहुत पैरामीटर्स है, जैसे अपने खुद के एबिलिटीज क्या है, मेरे स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, सच में मैं रेडी हूँ क्या उस पर काम करने के लिए? तो ये सब चीजें हमें खुद पे काम करना है। इसीलिए जो स्टोरी में हमने बोला है ना,
कि हमें जब तक हम आंखें बंद करके इन्वर्ट नहीं होते, इनर गुरु को गाइडेंस नहीं मांगते, तब तक हमें ये सब डायमेंशन पे हेल्दी फील होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर करना है, हमें हेल्दी लाइफ जीनी है, तो हमें अपनी आंखें बंद के इन्वर्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद देखते हैं कि दिन भर के जो काम रहते हैं वो हम प्रोडक्टिवली कर पाते हैं क्या? हर एक पर्सन अलग है। जैसे वो खेती कर रहा है, तो वो उतने इंटरेस्ट से कर रहा है क्या? वो अपनी पूरा बोलते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर रहा है क्या? अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो वी कैन से कि हम हेल्दी है। जैसे स्पिरिचुअलिटी बोलती है हर एक का एक अलग एरिया है। कर्म, कोई लोग कर्म योग पे जाते हैं, कोई लोग ज्ञान योग पे जाते हैं, कोई लोग भक्ति योग से जाते हैं। बट इस सबका कॉम्बिनेशन मिला के अपना काम भक्ति से अगर कम करते, तो यही ज्ञान, वही ज्ञान के साथ अगर हम करते, तो वो रियल स्पिरिचुअलिटी हम यहाँ पे यूज करते हैं। ऐसे में हमेशा सबको बताती रहती हूँ। दूसरा है जो भी अगर मेरे से गलती हुई, राइट, तो मैं खुद को माफ कर सकती हूँ क्या? वो जो गिल्टी फीलिंग होती है वो मैं खुद को माफ कर सकती हूँ क्या? उसके साथ अगर दूसरे से गलती होगी, ठीक है, गुस्सा होना एकदम नेचुरल है, पर एक लेवल के बाद मैं उसको भी माफ कर सकती हूँ क्या? अगर माफ कर सकते हो तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग हेल्दी लाइन पे जा रहे हैं। उसके बाद है हम दिन भर में लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए हम पॉजिटिव थॉट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उनके सक्सेस शेयर करते हैं। तो जब वो उनके सक्सेस शेयर करते हैं, तो अपने फीलिंग में क्या, अपने माइंड में क्या आता है? क्या हम जेलस फील करते हैं उनके लिए? अगर हम जेलस फील करते हैं तो हमें अपने ऊपर काम करने की बहुत जरूरी है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे बहुत मायने रखती है। हम आगे देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली द स्पिरिचुअलिटी, बट यहाँ पे मुझे सिर्फ रिमाइंड करना है, क्योंकि हम यहाँ पे सभी लोग जो जुड़े हैं एक अलग लेवल के लोग हैं। हमारा बौद्धिक स्तर स्पिरिचुअलिटी का स्तर बहुत आगे आगे है, और हम लोग सच में लकी है कि हमें ईश्वर की कृपा है कि हम उस लेवल पे पहुंचे हैं। और लास्टली है, हम अपनी फैमिली के साथ, खुद के साथ और फैमिली के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हैं क्या? तो चलो अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट है स्पिरिचुअलिटी। सो स्पिरिचुअलिटी एग्जैक्टली क्या है? बहुत ही सिंपल है। हमने उसको डिफिकल्ट बना के रखा है। तो इसमें स्पिरिचुअलिटी मीन्स अगर हम अपने लाइफ में पीस, हार्मनी लेके आते हैं, अपने लाइफ में शांति वाली लाइफ अगर हम जी पा रहे हैं, खुशी वाली लाइफ जी पा रहे हैं, अल्टीमेट खुशी, वो दिखने वाली खुशी नहीं, सिर्फ पैसा है इसीलिए दिखाते हैं और वो खुशी ये करते हैं, तो वो खुशी नहीं। तो एक्चुअल में हम यहाँ पे अगर खुशी फील करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि अपने 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 लाइफ में स्पिरिचुअल उतनी ही प्रोग्रेसिवली काम कर रही है। तो यहाँ पे एक और कोट है यंगर सर जी का, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट हार्मनी ऑफ द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। और ये तो हमने समझ लिया है कि बॉडी, माइंड और सोल का कनेक्शन है, और उनके ऊपर जितना ध्यान देंगे वो उतनी हमारी हेल्थ बनेगी, उसकी हार्मनी मेंटेन हो पाएगी। बट व्हेन इज फ्री फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेंटल डिस्ट्रैक्शन, द गेट्स ऑफ द सोल ओपन्स। तो ये तो हमारी लीला चल ही रही है, बॉडी, अपना माइंड बॉडी को चला रहे हैं, बट उसके बाद की जो लाइफ है वो रियलिटी है एक्चुअली। जैसे ही हम ये जो भी फिजिकल और मेंटल जो डिस्ट्रैक्शन हमारे लाइफ में क्रिएट होते हैं, उसको अगर हम अच्छे से देख पाए, तो उसके बाद उस पे ओवरकम कर पाए, उसके बाद हमारा स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होता है, अपना सोल जो होता है वो ओपन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं रियलिटी मीन्स लाइक बहुत सारे भ्रम रहते हैं। जैसे मैंने कहा है कि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा डोमेन है कि जो सिर्फ जब हम बूढ़े होते हैं या फिर एक लेवल के बाद रिटायर्ड होते हैं, उसके बाद ही स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे हमने कहा है कि स्पिरिचुअलिटी ही एग्जिस्ट करती है, उसकी एनर्जी ही काम कर रही है, तो उसकी एनर्जी जितना जल्दी हम सीख पाते हैं, उतनी जल्दी अपनी लाइफ अच्छी होती है। तो यहाँ पे जनरली लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत ही फिजिकल प्रॉब्लम्स रहता है, मेंटल प्रॉब्लम्स रहता है, तो मैं तो स्पिरिचुअलिटी में जाने के लायक भी नहीं हूँ, या फिर मेरी वो एलिजिबिलिटी भी नहीं है। बट मुझे यहाँ पे एक थोड़ा सा अवेयर यहाँ सबको करना है। अगर आपने देखा होगा, थोड़ा पढ़ा होगा, गौतम बुद्ध को, रमना महर्षि को, गौतम बुद्ध को बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज थे, फिजिकल इश्यूज थे। रमना महर्षि, रामकृष्ण परमहंस है, उनको तो कैंसर हुआ था। तो मीन्स क्या एग्जैक्टली सी ये बॉडी जो है, यहाँ पे मुझे हम अपनी बॉडी को यहाँ पे कैसे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मुझे एक इंस्ट्रूमेंट सीखना है,
सीखना है मीन्स मुझे पियानो सीखना है, तो वो पियानो अगर सीखना है वो मेरे पास नहीं है, तो मैंने मेरे फ्रेंड से वो पियानो मैंने मांगा सीखने के लिए, पर मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा कि ये जो पियानो है ना बीच बीच में साउंड करता है, तो वो बोलेगा मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता पर मुझे तो चला सीखना है, तो वो मैं सीख लूंगा। वही कंसेप्ट, तो जैसे वो चलाता है तो बीच बीच में वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, पर हमें वो पाथ पे चलना रहता है, वो सीखना है तो हमें वो पाथ छोड़ना नहीं है। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो अच्छे से सीख लेता है वो पियानो क्या है, दो वो प्रॉब्लम फेस कर रहा था, वो बीच में वो जो प्रॉब्लम आ रहा था, वैसे ही हमें इस कंसेप्ट को लेना है। अपनी बॉडी और माइंड ये तो चलता ही रहेगा, हमें लाइफ को सीखना है, हमें रियल स्पिरिचुअलिटी को सीखना है। तो बीच बीच में फिजिकल प्रॉब्लम्स मेंटल प्रॉब्लम्स आते ही जाएंगे, वो उसका प्रॉब्लम है, उसको उसको फंक्शन ही उसको वैसे बनाया, बट हमें उस पे ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है अपने सोल पे, अपने सेल्फ पे ध्यान देना है और अपने सेल्फ को रियलाइज करना है। तब जाके वो हमें वो थर्ड पर्सपेक्टिव मिलेगा अपनी बॉडी को देखने का और अपने माइंड को देखना, और तब हमें समझ में आएगा ओके दिस बॉडी एंड दिस माइंड दीज आर लाइक जस्ट भगवान की एक लीला है, वो तो चलता ही रहेगा, उसमें क्या हो रहा है कैसे हो रहा है वो तो वो कैसे होगा, एक गेम है वो चलता ही रहेगा, पर मुझे फोकस करना है अपने सेल्फ पे। तो स्पिरिचुअलिटी के पैरामीटर्स क्या है, मैं तो ये यहाँ पे ऐसा बोलना चाहूंगी कि वो फिजिकल पैरामीटर्स मेंटल मेंटल हेल्थ के पैरामीटर्स आप बिल्कुल एक साइड में रखिए, और ये पैरामीटर्स क्या है उस पे ज्यादा फोकस कीजिए। अगर ये पैरामीटर्स पे हमने काम कर लिया अपने लाइफ में, तो दैट विल बी लाइक यू विल गेट अ अल्टीमेट हैप्पीनेस, यू विल गेट द मेन पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पे वैसे सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ स्टेबलाइजेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये बहुत सारे डायमेंशन है स्पिरिचुअल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ऑन डॉक्यूमेंट। मैं भी एक MOHFW की एक मेरे पास भी स्पिरिचुअल हेल्थ की एक स्केल है, जिससे हम ये सब डायमेंशन असेस करते हैं पेशेंट का और क्लाइंट का। तो हम यहाँ पे ब्रीफली समझ लेते हैं कि एक्चुअल में स्पिरिचुअल हेल्थ अपने लाइफ में अगर हमें क्रिएट करनी है, तो इस डायमेंशन में ये डायमेंशन हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला बात, क्या हम खुद जब हम अकेले रहते हैं तो खुद के साथ हम खुश रहते हैं क्या? बहुत सारे सोसाइटी में लोग हैं जो खुद के साथ एक मिनट भी उनको अगर शांति से अकेला छोड़ा तो एकदम तड़पने लगते हैं, वो बिल्कुल भी अकेला रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका कनेक्शन खुद के साथ नहीं है, खुद के सोल के साथ नहीं, वो माइंड के लेवल पे ज्यादा प्रोएक्टिव है। अगर हम ये स्किल सीख लेते हैं खुद के साथ इंजॉय करना, तो हम उस स्पिरिचुअल हेल्थ के पाथ पे हैं वो हम डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा है अपने लाइफ में, जैसे मैंने कहा हार्मनी है क्या, पीस है क्या। तीसरा है कि जैसे एक बहुत ही सिंपल है बट उतना ही वो डिफिकल्ट हो सकता है, बट वैसे सिंपल है, हम क्या सोच रहे हैं, राइट, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, और हमारे एक्शन में वो चीज आ रही है, ये तीनों चीजों का अगर हम बैलेंस करें। बहुत बार ऐसे होता है हम सोच अलग रहे, जैसे अपने घर में अगर मेहमान आए हैं तो हम उनका तो बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे, बट मन के अंदर शायद से हो सकता है हम बोलेंगे यार मुझे अभी कुछ उनके लिए करना पड़ेगा, ये है वो है जो भी चीजें। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, वो जो कॉन्ट्रास्ट माइंड काम कर रहा है यहाँ पे, दैट इज नॉट द हेल्दी वे। अगर हम जो भी सोच रहे जो बोल रहे हो वही एक्शन में आ रहे हैं, इन तीनों में अगर ट्रांसपेरेंसी है तो हम स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके बाद जो भी सिचुएशन अपनी लाइफ में आ रही है, बहुत खुशी है, बहुत अच्छी वाली फीलिंग है, और एकदम सैरो भी है, लाइफ में बहुत दुर्घटना हुई है, तो उस चीज में हम खुद को बैलेंस कर पा रहे हैं क्या, हम समझ पा रहे हैं क्या कि अपनी बॉडी और माइंड के साथ ये हो रहा है। अपना सोल तो ऑलरेडी स्थित प्रज्ञ है, वो तो हमेशा ही बैलेंस रहता है, वो तो हमेशा ही हैप्पीनेस में है। तो अगर हम बोल पा रहे हैं कि माइंड और बॉडी को हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और ये सब सिचुएशन अपने लाइफ में आ रही है, उसमें हम खुद को बैलेंस कर पा रहे हैं, तो हम अच्छे और स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे डायमेंशंस है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी को कि ये प्रेजेंटेशन का ये स्लाइड स्टॉप करके जब भी आप देखोगे एक एक पैरामीटर्स जो है उस पे ध्यान रख के खुद के लाइफ के साथ वो कनेक्ट कीजिए कि सच में मेरे लाइफ में ये सब चीजें हो पा रही है क्या। और सबसे और एक इम्पॉर्टेंट है कि अपने लाइफ का पर्पस, हर एक लाइफ का पर्पस अलग होता है, और जब तक हम सेंसिबल नहीं होते तब तक हमें वो पर्पस हमें मिलता नहीं, बट एक बार वो पर्पस मिल जाए
तो वो बोलते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं खुद का ही उदाहरण देना चाहूंगी। मैं उतनी सोशल पर्सन नहीं हूँ, बट मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब चीजें जो अभी प्रेजेंटेशन में दे रही हूँ, मैं रेकी साधना वर्ग में जुड़ी हूँ, वहां पे प्रोएक्टिवली काम कर रही हूँ, तो ये सब मेरा गुरु कर रहा है, और ये सब वो एनर्जी मेरे से करवा रही है, क्योंकि दो कॉन्ट्रास्ट पर्सनैलिटी मेरे अंदर है, पर वो एक्चुअल में जो पर्सनैलिटी है वो ग्रोथ कर रही है, वो ओपन अप होना चाहती है, वो एक्सप्रेस करना चाहती है, वो है अपना एक्चुअल में पर्पस ऑफ लाइफ। तो वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो समझ में आ जाता है तो अपना जो माइंड है ना, उस पे हम काम करके हमारा जो एक्चुअल में उस भगवान ने, जैसे बोलते हैं ना, जो तेरी इच्छा वो मेरी इच्छा, अगर वो पाथ पे हम चलते हैं तो हमें खुशी मांगने की जरूरत नहीं रहती, वो खुशी हमें खुद ही मिल जाती, क्योंकि उसी सोर्स में हम आ जाते हैं। तो वो है एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी। उसके बाद दो और पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि हमें खुशी अगर किसी रीजन के कारण मिल रही है, तो हम समझ सकते हैं कि हमें उस पे वो दिस इज नॉट द रियलिटी। बट अगर हम खुशी अंदर से विदाउट रीजन फील कर रहे हैं हर एक काम करते हुए, तो हम समझ सकते हैं कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर जो है, वो जो ब्लॉकेजेस माइंड और बॉडी के कारण आ रहे थे, वो अभी ओपन होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं आशा करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एग्जैक्ट क्या है वो मैंने बहुत ट्राई किया आप लोगों के सामने वो नॉलेज रखने का। तो मैं सभी को आशा करूंगी कि प्लीज प्लीज ज्यादा से ज्यादा काम अपने सभी पैरामीटर्स पे करिए, तो जाके हम खुद की तो लाइफ अच्छे से कर ही पाएंगे, और दूसरों की लाइफ में भी उतना ही इम्पोर्टेंस हम क्रिएट कर पाएंगे। तो अभी मैं ब्रीफली आप सभी को समझाना चाहती हूँ कि ये होलिस्टिक हेल्थ जो इनरिच माई हेल्थ हमने 2014 से स्टार्ट किया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एक्चुअली मैंने ये सब जो पढ़ाई की है स्पिरिचुअलिटी में भी, मैंने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में तो एजुकेशन लिया ही था, पर मुझे स्पिरिचुअलिटी में भी उतना ही इंटरेस्ट रहा, इसीलिए मैंने मेडिटेशन क्लासेस किए, भगवत गीता का कोर्स किया, उसके बाद हैप्पी थॉट्स का तेज ज्ञान फाउंडेशन कोर्स 2 बार किया, उनके सेशंस, उनके बुक्स सभी मैंने ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का ट्राई किया। और रमना महर्षि है, स्वामी विवेकानंद है, इन सब पे भी मैंने मेरे जितने भी क्वेश्चंस थे वो रिजॉल्व करने के लिए उनकी भी पढ़ाई की, उनके भी शास्त्रों की पढ़ाई की। और मैं अभी मेरा पीएचडी का जो टॉपिक भी है वो भी मैंने अपनी स्पिरिचुअलिटी पे लिया है। हु एम आई मेडिटेशन है, जिससे हम बहुत ही लाइफ में बहुत ही वो एक्चुअल सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है उस स्टेज पे हम पहुंच पाएंगे। वो मेरा, इसीलिए मैंने वो मेरा पीएचडी का टॉपिक भी लिया है। तो ये सब एजुकेशनल बैकग्राउंड सब होने के बाद फिर मैंने सोचा कि हमें कुछ तो भी ऐसा स्टार्ट करना चाहिए जो खुद की लाइफ का तो क्वालिटी बढ़ाएंगी, दूसरों को भी उसकी हेल्प मिलेगी। तो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम होलिस्टिक वे से सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने के लिए हम ट्राई करते रहते हैं। तो होलिस्टिक अप्रोच क्या है, हमने अभी तो सीख लिया होलिस्टिक हेल्थ क्या है, राइट। वो जो भी अदर डायमेंशन अपने लाइफ में रहते हैं वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, अगर हमें अच्छा और हेल्दी फील करना है। तो अभी होलिस्टिक अप्रोच क्या है ट्रीटमेंट के लिए। तो जैसे मैंने बोला है कि हर एक पैथी का एक इम्पोर्टेंस है, फिर वो नेचुरोपैथी हो, योगा हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथ हो, या फिर अल्टरनेटिव थेरेपीज हो, या स्पिरिचुअल थेरेपी हो। तो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ऐसे समझ में आया है कि जैसे मैंने बोला कि हर एक डायमेंशन ना वो कनेक्टेड रहता है। वो पर्सन हमें बताता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, बट उसका रीजन शायद से कहीं तो भी दूसरे पैरामीटर में, दूसरे डायमेंशन में छिपा रहता है, जो कि वो ओपन अप नहीं कर पाता। तो हमें सभी डायमेंशंस पे हमें काम करने की बहुत जरूरत रहती है। तो वही अप्रोच हम होलिस्टिक ट्रीटमेंट के लिए भी लेते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा, जैसे आपको पता है होम्योपैथी अपने साइकोलॉजिकल स्टेट पे काम करती है, आयुर्वेदा भी सभी कंप्लीट हेल्थ है, योगा कंप्लीट हेल्थ है, हम नेचुरोपैथी का यूज करते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, अल्टरनेटिव थेरेपी जैसे इनका भी यूज करते हैं, जैसे रेकी है, ये सब सुजोग थेरेपी है, ये सब का भी हम यूज करते हैं। और लास्टली स्पिरिचुअल टेक्निक्स आई कैन से कि ये सब थेरेपीज तो होती है, वो कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, पर जब पर्सन को एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी क्या होती है तब जाके वो बिंदास जीना जो बोलते हैं ना, वो जब सरेंडर कर देता है वो सब पर्सन, तो जब सरेंडर करता है कि अपने पीछे भी अपना कोई तो भी संभालने वाला भगवान है जो ये चाहिए, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे संभालने की और मुझे अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ देने की। तो वो अगर नॉलेज उनको मिल जाता है तो ये सब अप्रोच हम वहाँ पे यूज करते हैं अपने क्लाइंट के ऊपर, उनको सभी थेरेपीज का नॉलेज देते हैं, और हम उसको हेल्दी लाइफ कैसे जिए उसके लिए हम उसको प्रमोट करते हैं।
तो एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, तो जैसे कहा हम ये सब थेरेपीज यूज करते हैं। नेचुरोपैथी में जैसे बोलते हैं हम लोग कि लाइक पंच महाभूतों से हमारी बॉडी बनाई गई है, तो हम अगर ये सब एलिमेंट्स को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं और उसको अच्छा फील करवाते हैं। फिर है योगा, आप सभी को पता है योगा इज अ होलिस्टिक साइंस और लाइक फॉर कंप्लीट हेल्थ, उसमें सभी डायमेंशंस हम कवर कर लेते हैं। उसका भी फायदा हमारे पेशेंट्स को होता है, साइकोलॉजी का फायदा भी बहुत होता है, क्योंकि हमने जैसे बोला है कि 80% फिजिकल प्रॉब्लम ये साइकोसोमैटिक है। जैसे ही हम साइकोलॉजी पे काम करते हैं उसके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होना स्टार्ट होते हैं। और अल्टरनेटिव थेरेपी भी हम यूज करते हैं। और लास्टली स्पिरिचुअलिटी में भी एक्सेप्टेंस थेरेपी है, सेल्फ लव है, बहुत सारे सरेंडर थेरेपी है, क्षमा ध्यान है, बहुत सारे थेरेपीज है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो हमारी टीम क्या है, तो डॉक्टर नरेश चारमोड़े उनके अंडर हम काम करते हैं। तो हमारी टीम में डॉक्टर उमेश झामरे हैं जो अल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट है, रेकी मास्टर भी है। डॉक्टर विद्या झामरे हैं जो अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट और रेकी मास्टर है। डॉक्टर मिसेस नीरजा चारमोड़े है जो जो साइकोलॉजिस्ट है, नेचुरोपैथ है करके काम करती है, योगा ट्रेनर भी है। और फिर मिसेस छाया है जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है और काउंसलर है। डॉक्टर अदिति जोशी जो आयुर्वेदाचार्य है, इंदु राउत जो होम्योपैथ है, मिसेस कल्याणी है जो डाइटिशियन है, और मैं एज अ होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिशनर करके सभी टीम के साथ हम काम करते हैं। तो एग्जैक्टली 2 मिनट में मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ कि हम लोग एक्चुअल में कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे हम केस स्टडी लेते हैं एक। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर एक 29 ईयर्स की 30 ईयर्स की ओल्ड लेडी आती है ये प्रॉब्लम्स लेके, जैसे उसको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स है, ब्लोटिंग है, ब्रीदिंग इश्यूज है, फटीग है, इंडाइजेशन है, वोमिटिंग फीलिंग रहती है, एब्डोमिनल प्लेन रहता है, स्वेलिंग रहती है हमेशा, और कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी है, उनको कंफ्यूजन स्टेट है, कंटिन्यूस थॉट प्रोसेसिंग चलती रहती है, और उनका लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी है और डिस्टर्ब स्लीप वगैरह है। तो फिर हम क्या करते हैं, तो हमने एक पीपीएस मेथड स्टार्ट की है, मींस साइकोलॉजिकल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल मेथड। तो हम 3 डायमेंशंस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे ही हमारे पास पेशेंट आता है, हमारा जो मानना है, क्योंकि हम होलिस्टिक अप्रोच यूज करते हैं, तो हमारा एक 7 से 8 पेजेस का असेसमेंट फॉर्म रहता है। हम उनको कंपलसरी करते हैं कि वो फॉर्म अपने हाथ से ही जो फिजिकल प्रॉब्लम्स वो उनको लिखने रहते हैं, अपने फिजिकल प्रॉब्लम। उसके बाद हम उनसे काउंसलिंग करते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स है, तो उनको अवेयर करते हैं कि इस प्रॉब्लम्स के कारण, उसके पीछे के कारण आपको क्या लगते हैं कि क्या होंगे। तो उस टाइम पे तो वो ज्यादा बता नहीं सकता, तो उनको फिर हम गाइड करते हैं कि आप अभी अपने साइकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स है वो लिखो, आपके बिहेवियर, उनको साइकोलॉजिकल कंसेप्ट अगर नहीं भी समझ में आते तो हम काउंसलिंग के माध्यम से उनको बोलते कि आपको कैसे फील होता है, वो सभी चीजें लिखो, छोटी से छोटी चीजें। हम यहाँ पे जो असेसमेंट करते हैं उसके लिए सबसे ज्यादा टाइम देते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि यू आर द प्रॉब्लम एंड यू आर द सॉल्यूशन। जैसे ही वो खुद के हाथ से अपने प्रॉब्लम्स लिखता है, और ये कंसेप्ट आप लोग भी, हम सभी लोग अपने पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करेंगे, तो सच में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पेन कागज लेके अपने सभी प्रॉब्लम्स लिखो और उस पर सोचो कि ये प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में यार क्यों हो रहे हैं। और फिर अगर हम उसके ही साइकोलॉजिकल रीजन लेके, अच्छा मुझे क्या फील होता है, मुझे घबराहट फील होती है, मेरे अंदर निगेटिव फीलिंग्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, मैं जेलस फील करती हूँ, मुझे एंजाइटी बहुत होती है, ये सब जो चीजें लिखती जो कंसेप्ट है वो नहीं बोल पाएंगे, पर वो फीलिंग लिख पाते हैं, तो एग्जाम्पल से वो फीलिंग लिख पाते हैं। और हम ज्यादा टाइम इसी पे देते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि किसी भी चीज को हैबिट अगर क्रिएट करना है तो एटलीस्ट, अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है तो उसको 21 दिन लगते हैं, पर अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो उसको 90 डेज के ऊपर भी लगते हैं। तो इसीलिए हम लोग उनको वैसे फॉलो भी उनके साथ लेते हैं। और जैसे ही वो ये सब लिखना स्टार्ट करता है और वो लिखता है, तो हमारा ये अनुभव है कि उसके बाद जो उसके चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस रहता है, दैट इज अल्टीमेट। उस वो समझ में आ जाता है कि वो सॉर्ट हो गया, उसके माइंड लेवल पे उसको समझ में आना स्टार्ट हो गया है कि ओके मेरे प्रॉब्लम्स है और इसके रीजंस भी मैं ही हूँ, और वो अवेयरनेस उसमें क्रिएट हो जाता है। और फिर हम उनको होलिस्टिक हेल्थ क्या है और कैसे आप ही अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालते हैं, वो सब हम ये सेशन के द्वारा हम उनको अवेयर करते हैं।
फिर बाद में हमारे पास बहुत ऑप्शन है। हम हमारे जो होलिस्टिक अप्रोच है, हम नेचुरोपैथी लेवल पे सभी हाइड्रोथेरेपी, मसाज थेरेपी, सभी ट्रीटमेंट जो नेचुरोपैथी में कंसिडर होती है, बॉडी मसाज, सब ट्रीटमेंट्स हम देते हैं। उसके बाद हम होम्योपैथी के भी ट्रीटमेंट देते हैं, आयुर्वेदा के भी ट्रीटमेंट हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करते हैं। साइकोलॉजी का ट्रीटमेंट में भी हमारे पास बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस होते हैं, फैमिली थेरेपी, रिलेशनशिप थेरेपी, बहुत सारे थेरेपीज अपने पास है। और स्पिरिचुअल थेरेपीज भी हमारे पास है, जैसे मैंने कहा सरेंडर थेरेपी, सेल्फ लव, सेल्फ अवेयरनेस, थॉट प्रोसेसिंग, थॉट ऑब्जर्वेशन, ऐसे बहुत सारे थेरेपीज हमारे पास है। और फाइनली हम क्या करते हैं, उनको उनके प्रॉब्लम के हिसाब से उनको कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उनको हम थेरेपीज देना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कहा है कि हम फॉलोअप लेते हैं 21 दिन या 90 डेज, जैसा क्रोनिक प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उनको रिमाइंड करते जाते हैं कि आपको कंसिस्टेंटली आपके प्रॉब्लम पे काम करना पड़ेगा, तब जाके ही आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। तो एग्जैक्टली जैसे अपना जो पेशेंट है, तो उन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स हमें बताए, तो हम सभी टीम मिलके उस पर थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, उस पर थोड़ा सा स्टडी करने के बाद जैसे उन्हें उस पर्सन, वो लेडी ने जो भी प्रॉब्लम बताए थे, तो उसका हमें डायग्नोस हम प्रॉपर कर पाते हैं कि उसको लीवर डिस्फंक्शन का इश्यू है। तो फिर उसके हिसाब से हम उनको नेचुरोपैथी में न्यूट्रिशनल डाइट देते हैं, जो भी लीवर फंक्शन के लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे हम देते हैं फाइबर युक्त खाना देते हैं, विटामिन सी रिच फूड कैसे लेना, ये सब चीजें हम न्यूट्रिशनल डाइट में देते हैं। अभी नेचुरोपैथी में जैसे ही लीवर का प्रॉब्लम होता है, तो एक्चुअली हमने बहुत ऑब्जर्व किया है, अगर लीवर का किसी को इश्यू होता है ना, अगर वो पर्सन 5 मिनट नहाने के पहले, अगर 5 मिनट सिर्फ 21 दिन जो भी गीला टॉवेल रहता है उससे अपनी बॉडी को अच्छे से मॉलिश करता है, विथ जो गीला टॉवेल रहता है, हमें गर्म पानी से या फिर ऑयल से नहीं करना है, पर गीले टॉवेल से अगर उनके उनके अच्छे से बॉडी से मसाज करते हैं, तो अपने बॉडी में लीवर का फंक्शन नॉर्मलाइज हो जाता है, लीवर बहुत एक्टिवली काम करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो हमें पता है, जैसे लास्ट आपने एक डायग्राम में देखा है कि अपने फीलिंग्स अपने ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, साइकोलॉजी भी वही बोलती है और होम्योपैथ भी वही बोलता है। तो हम क्या करते हैं, लीवर का जो पेशेंट है, वो जो साइंस बोलते हैं कि उसमें साहस की कमी रहती है, उसमें फियर मैनेजमेंट बहुत जरूरी रहता है, हर चीज की अनसिक्योरिटी उस पर्सन में बहुत आती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पे उनको कुछ फियर मैनेजमेंट टेक्निक सिखाते हैं, उनके अंदर का साहस कैसे डेवलप हो, वो सब चीजें हम सिखाते हैं। तो योगा में हम सभी आसन तो करवा के लेते ही है। उसके बाद एक यहाँ पे जो जो मुझे ऑब्जर्व हुआ है, जब जो मैंने, क्योंकि इतने साल से मैं जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जो जिन लोगों को लीवर का पेशेंट होता है, उनको कपालभाति से भी जितना रिजल्ट नहीं आता, उतना रिजल्ट अनुलोम विलोम से आता है। तो उनसे हम 11 मिनट के लिए एकदम अपनी स्पाइन स्ट्रेट करके अगर हम उस पेशेंट को अनुलोम विलोम करवाते हैं, तो वी रियलाइज दिस थिंग कि 21 दिन के बाद उनको बहुत ही रिलीफ होता है और उनके लीवर का इश्यू सॉल्व होता है। लास्टली अल्टरनेटिव थेरेपी है, उसमें हम नाड़ी बैलेंसिंग करते हैं, एक्यूप्रेशर भी देते हैं, रेकी माध्यम से और सुजोग के माध्यम से भी हम उनपे थेरेपी यूज करते हैं। और लास्टली है हमारा स्पिरिचुअलिटी में हमारा प्रेफरेंस हमेशा रेकी पे रहता है, चक्रा बैलेंसिंग पे रहता है, और जो भी माइंडफुल टेक्निक है वो सब हम उनको सिखाते हैं और वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके और उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सबसे लास्ट मैं यही बोलना चाहूंगी, पूरे सेशन का सार जो है कि अपना शरीर जो है, ये यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे नरेश काका हमेशा बोलते हैं, उसको कैसे चलाना वो हमें सीखना है, उसके लिए नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। और जो मन है वो यह एक ईश्वर की लीला है, वो ईश्वर चला रहा है, उसको खेल रहा है वो मन के साथ। तो ये जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, मन जो है ये खुद से खुद की लड़ाई है सच बोले तो, और वो लड़ाई हम हमेशा ही करते रहते हैं। और आत्मा जो है, आत्मा यह स्टेट है जो अपना रियल सेल्फ है, उस पे स्थित होना ही हमारा लाइफ का अल्टीमेट गोल है। तो मैं आशा करती हूँ कि जो मुझे इस सेशन से आप सभी को समझाना था या फिर रिमाइंड करना था, मैं उसमें सक्सेसफुल हुई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। हरिओम। थैंक यू। हरिओम। आदरणीय हमारे चित्राताई कडू, इन्होंने बहुत ही मीठी आवाज में हमारा होलिस्टिक अप्रोच क्या है इसके बारे में जानकारी दी है।
और वैसे हमारे डॉक्टर प्रणीता ताई कडू भी बहुत उनकी मीठी आवाज में हमारा आहार के ऊपर मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो आज हमारे प्रणीता ताई कडू का आभार प्रदर्शन हमारे आदरणीय त्रिलोकर दादा करेंगे, ऐसे मैं उनसे विनंती करता हूँ, और उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन आंसर लेते हैं। प्रणाम। हरिओम। हरिओम हरिओम श्रीवास्तव। हाँ श्रीवास्तव जी बोलिए। हाँ बोलिए। जी बहुत कृपा है, आज का सेशन तो बहुत अच्छा लगा। पूरा होलिस्टिक बैलेंस, शरीर आत्मा मन मस्तिष्क, और सबसे अच्छा लगा कि आदरणीय रामकृष्ण डॉक्टर आचार्य जी का दर्शन हुआ और उनसे चक्रा पे और उनकी यात्रा के बारे में हम लोग को जानने का सौभाग्य मिला। उनको बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत चरण स्पर्श और बहुत बहुत उनको शुभेच्छा। ये बहुत अच्छा लगा, उनका दर्शन हुआ आज, और आज का सेशन तो बहुत ही उत्तम था। हरिओम। आणखी कोणाचे काही प्रश्न असतील तर एक प्रश्न असा होता ताई की आपण अँगर, अँझायटी आणि बोन्सवर जो परिणाम होतो त्याच्यामध्ये रिझेंटमेंट एक शब्द टाकला, तो काय त्याचा अर्थ थोडा समजला नाही. काय होतं की आपल्या लाईफमध्ये एक उदासीनता असते बघा. आपल्याजवळ हा. सगळं काही असतं तरी पण आपण एक एक नेहमी अपसेट फिलिंग आपल्यामध्ये असते. तर ती जी अपसेट फिलिंग आहे ती त्या बोन्सला रिॲक्ट करते, बरोबर. जॉईंट्सवर वाईट परिणाम देते. आणि जनरली आपण, आणि हे तुम्हीच बघा, नेचर कसं आपल्याला सांगतात, जसं वय वाढत जातं तर आपल्या, जसं आपण रिटायरमेंट झालं, एक एक्झाम्पल घेते, आपले फिलिंग्स कशी रिॲक्ट करतात. तर आपल्यामध्ये रिटायरमेंट झालं की म्हणजे आपण काय म्हणतो की आपण कुठल्या व्हॅल्यूची नाही, आपण कुठल्या कामाची नाही, असे एक जनरल समाजामध्ये टेंडन्सी सुरू होऊन जाते. आणि आपण पण स्वतःला असं समजतो की आपण ऍक्टिव्ह नाही राहू शकत, आपण डिपेंडेंट झालो. तर ती जी फिलिंग असते ती आपल्यामध्ये एक उदासीनता क्रिएट करते, आपल्यामध्ये एक अपसेट, नेहमी आपण स्वतःला व्हॅल्यू देत नाही. आणि ती फिलिंग म्हणजे रिसेंटमेंट. तर ती फिलिंग जर आपण ओव्हरकम करू शकलो तर ऑटोमॅटिकली आपल्या ज्या जॉईंट्समध्ये जे लुब्रिकेशनसाठी जे आपल्याला लिक्विड हवं असतं त्याचं नेचरच, तुम्हाला ते नेचरच तुमच्या बॉडीमध्ये हळूहळू जशीच तुम्ही फिलिंग वाढवली, जसेच तुम्ही थॉट्स वाढवले, तसेच ते लुब्रिकेशन व्हायला सुरू होतात आणि आपल्या जॉईंट्सचे जे पेन असतो तो ओव्हरकम व्हायला सुरुवात होतात. मी एक साधं सिंपल उदाहरण देत आहे, पण ऍक्च्युअल मध्ये जेव्हा सर आपण इम्प्लिमेंट करतो ना, आणि इम्प्लिमेंट करणं म्हणजे हा फक्त एका दिवसाचा खेळ नसतो, आपल्याला कन्सिस्टंटली त्यावर काम करावं लागतं. आपल्याला आपला जो माइंडसेट आहे तसंच स्ट्रॉंगली क्रिएट करावं लागतं. म्हणूनच म्हणतो, जो प्रॉब्लेम आपला असतो त्याच्यावर आपल्याला काम करून मग तसे परिणाम आपल्याला आपल्या हेल्थवर मिळायला लागतात. अगदी छान, अति सुंदर ताई. आपल्याला म्हणजे जसं जसं वय वाढते तसं का बरं आपले जॉईंट दुखतात याच्याबद्दल पहिल्यांदाच आता आपल्याला माहित पडलं. आणि ही अगदी खरी गोष्ट आहे की आपले विचार बदलत जातात आपण जसं जसं जास्त वय वाढत होत राहतं. आणखी कोणाला काही प्रतिक्रिया द्यायची असतील तर देऊ शकता. मी आदरणीय चित्राताईंचं, आमच्या आदरणीय नरेश दादांकडे एका रविवारी त्यांच्याकडे प्रत्येक प्रकारचे गेस्ट येतात, तर त्या गेस्ट मध्ये आदरणीय चित्राताई आले होते. ते त्यांचं ऐकलं, मला असं वाटतं की आपल्या वर्गातल्या सर्व लोकांना आपल्या चित्राताईचं मार्गदर्शन व्हायला पाहिजे. त्यांना त्यांची परमिशन घेतली, त्यांनी परमिशन दिली आपल्या नरेश दादांतर्फे. आणि मी पर्सनली माझ्यातर्फे चित्राताईचाही आभार मानतो. आपल्या वर्गातर्फे आमचे आदरणीय सेलोकर दादा चित्राताईचा आभार मानतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. तत्पूर्वी आणखी कोणाचे काही प्रश्न किंवा प्रतिक्रिया द्यायची असतील तर देऊ शकता. नरेश दादा काही बोलताय? आवाज नाही दादा, आवाज आपला आवाज नाही दादा. काका म्यूट. हा, चित्राताईंनी अतिशय चांगलं प्रेझेंटेशन केलं आणि कदाचित त्यांच्या भाषणाच्या नंतर गुरुजींचं जर समजा नसतं तर तो त्या फ्लो मध्ये बऱ्याच लोकांनी बरेच प्रश्न विचारले असते. तर आजच्या चांगल्या दिवशी म्हणजे चित्राताईचं प्रेझेंटेशन झालं, त्याच दिवशी ठोकर साहेबांचं दर्शन झालं, बरं वाटलं. आणि हा कदाचित चित्राताईसाठी आशीर्वाद आहे की त्यांना त्यांच्या आयुष्यात उत्तरोत्तर प्रगती करावी. बरोबर झालं. बस एवढंच. एकदम छान. चला आणखी
आदरणीय सेलोकर दादा. हरिओम. हरिओम. आज आपल्या प्रमुख वक्त्या होत्या चित्रताई कडू. आपल्याकडे त्यांनी योग वर्गाला अतिशय सुंदर संबोधित केलंय. आपलं स्वास्थ्य काय आहे, कसं असलं पाहिजे आणि स्वास्थ्य चांगलं ठेवण्यासाठी आपल्याला काय पॅरामीटर्स वापरले पाहिजे, अतिशय सखोल माहिती त्यांनी दिली. आणि ते जर पॅरामीटर्स आपण वापरले तर निश्चितपणे आपल्याला डॉक्टरकडे जाण्याची गरज पडणार नाही. आपणच आपलं स्वास्थ्य चांगलं ठेवू शकतो. धन्यवाद ताई, आपण आलात, आमच्या या योग वर्गाला संबोधित केलं, अतिशय सुंदर माहिती दिली, त्याबद्दल मी आपले योग वर्गातर्फे आभार व्यक्त करतो. अशीच माहिती आपण वेळोवेळी येऊन देत राहावी ही नम्र विनंती. धन्यवाद. तसेच ठवकर साहेब या ठिकाणी आपल्याला त्यांनी दर्शन दिलं, त्यांचं सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो आणि आपल्या सर्वांचे आभार व्यक्त करून हा आजचा या ठिकाणी आपण योग वर्ग ची समाप्ती करूया. धन्यवाद.